हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर। बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये फिजिक्स का 12th का क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। चैप्टर 4 चल ही रहा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने आपको पिछले लेक्चर में, अगर आप कंटिन्यू हैं और पिछला लेक्चर आपने देखा है, तो उसमें हमने एक टॉर्क निकाला था। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, और किस पर? एक मैग्नेटिक डाइपोल था, चुंबकीय द्विध्रुव था। उस पर बल आघूर्ण निकला था टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये हमारा आंसर आया था कि एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल, जिस पर टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। ये टैली करता है। टैली मतलब किसके समान है? तो आपने इलेक्ट्रिक विद्युत पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रिक में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा टॉर्क का, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये पिछले से कनेक्ट था कि जो काम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का है वही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का है, जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही काम मैग्नेटिक फील्ड का है। ऐसा आप पढ़ चुके हैं। मतलब विद्युत में है और ये चुंबक में है। सब लोग यहाँ ध्यान दें। इसके बाद अच्छा आप बताएं, अगर हम थीटा की वैल्यू कितनी रखते हैं? 0। सब लोग देखो, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 0 कितना होता है? 0। गुड, वेरी गुड। अगर हम थीटा की वैल्यू 180 रख दें तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। हाँ, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि इसको बोलते हैं पैरेलल कंडीशन, समांतर। इसको बोलते हैं पैरेलल मतलब समांतर। जब m और b के बीच एंगल 0 है, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर हैं, तो टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टॉर्क नहीं लगेगा, बल आघूर्ण नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे सब कुछ 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है स्टेबल, स्थायी, जिसको हिंदी में कह सकते हैं स्थायी अवस्था। अगर कोई आपसे पूछता कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की स्थायी अवस्था कब होती है, स्टेबल कंडीशन कब होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? थीटा 0 होता है। दूसरा देखिए, थीटा 180 है। 180 का मतलब ये हो गया विपरीत। हाँ, विपरीत मतलब एंटी पैरेलल, प्रति समांतर। एंटी पैरेलल मतलब प्रति समांतर। थीटा कितना? 180। तो 180 साइन 180 के बाद 0, फिर से रखोगे तो फिर से टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में अंतर है, ये स्टेबल था स्थायी, ये अनस्टेबल है अस्थायी। हाँ, अस्थायी मतलब कहीं से भी थोड़ा सा इसको घुमा दे, कहीं से भी आघूर्ण थोड़ा सा प्राप्त करेगा, अपनी पुनः उसी पोजीशन में लौट के आ जाएगा। तो इन दोनों में स्थायी और अस्थायी का फर्क है। दोनों का बलागुण 0 है, दोनों का टॉर्क 0 है, लेकिन अंतर किसका है? अस्थायी और अस्थायी, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में थीटा 0, अनस्टेबल में थीटा 180। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ये आपका पिछला हो गया। इसमें एक नया शब्द है m। m की वैल्यू कितनी थी? I इंटू a। अगर नंबर ऑफ टर्म दिए गए हो, फेरों की संख्या, तो होता है NIA। ये आप पढ़ चुके हैं। अगली हेडिंग आपकी यही है। आज की हेडिंग आप लीजिए आप लोग, चुंबकीय आघूर्ण, या इसी का पूरा नाम दे सकते हो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, 1 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1 नंबर के लिए। इंग्लिश में इसको कहेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक मोमेंटम, या इसी को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो देखिए, जब भी अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट कहें तो इसका मतलब समझ जाइएगा चुंबकीय आघूर्ण है, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहें तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। 1 नंबर का डेफिनेशन आती है, देखो कैसे। इसकी डेफिनेशन हम 2 प्रकार से बताएंगे। देखो, अगर आपसे कहता है, लिख सकते हो जानकारी के लिए, लेकिन समझ लीजिए पहले। अगर वो कहता है कि डिफाइन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क, मतलब चुंबकीय आघूर्ण को बल आघूर्ण के पदों में समझाइए। समझिए मेरी बात को, चुंबकीय आघूर्ण को बल आघूर्ण के पदों में समझाइए।
मतलब डिफाइन द मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म ऑफ टॉर्क। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक आपने पढ़ा है जिसमें टॉर्क आया हो? यस सर। मतलब एम भी आया हो और टॉर्क भी आया हो? स्पष्ट है कि आपके सामने लिखा है ना। तो वी नो दैट, मतलब तो ये टॉर्क के टर्म में है, इन टर्म ऑफ टॉर्क। किसके पदों में? बल आघूर्ण के पदों में। किसकी डेफिनेशन? तो देखो कैसे हम लोग क्या जानते हैं, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। हमें डेफिनेशन किसकी चाहिए? एम की। तो एम को अकेला करो, तो एम इक्वल टू टाउ गुणा वाली राशि भाग में, तो बी साइन थीटा। ये हमारा बना फॉर्मूला। अब डेफिनेशन बनाने का तरीका क्या होता है? इन चीजों को यूनिट बनाते हैं। तो इफ मतलब यदि, अगर हम देखो इसमें b का मान 1 ले लें और थीटा का मान 90 ले लें। देखो b कितना हो बेटा? 1 और थीटा कितना हो? 90, जिसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अगर साइन 90 का मान 1, b का मान 1, तो m इक्वल टू कितना बचा? तो m इक्वल टू बच जाएगा आपका कितना? टाउ। देखो ना, b की जगह कितना रखना वहाँ? 1। और देखो हाँ, और थीटा की जगह 90, साइन 90 मान 1 होता है। तो m इक्वल टू टाउ। देखिए कभी भी कोई भी डेफिनेशन आ जाए, अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो फॉर्मूले से उस डेफिनेशन को लिखिए, हमेशा सही होगा, कभी गलत कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने देखा इतना। अब क्या हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं? m का नाम ये लिखा हुआ है और टाउ का नाम आप जानते हैं क्या होता है? बल आघूर्ण। तो देखिए हिंदी में बताते हैं पहले। हाँ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये तो कह रहे डेफिनेशन। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक का मतलब यूनिट, मतलब एकांक। चुंबकीय क्षेत्र कितना हो? एकांक हो, तथा द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। इस 90 को लंबवत बोलते हैं। फिर से, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र एकांक होता है तथा वह लंबवत रखा हो। कौन? द्विध्रुव आघूर्ण। इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द टॉर्क when their magnetic field is uniform and stay perpendicular to the magnetic field। इस टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एक तरीका आपका ये था। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका हम आपको लिखवाएंगे लूप के आधार पर। लूप का मतलब जो क्लोज सर्किट होता है, समझ रहे हो ना, बंद लूप। हाँ, तो लूप के आधार पर किसकी परिभाषा? एम की, मतलब एम ऑन द बेस ऑफ लूप। तो देखो हम फॉर्मूला एक पढ़े हैं, एम इक्वल टू आई इंटू ए से। अभी आया था कहीं पर ये एम इक्वल टू आई इंटू ए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बताओ अगर यहाँ से हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? लूप में बहने वाली धारा आई तथा लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल ए के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? फिर से देखिए, लूप में प्रवाहित धारा आई तथा लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल ए के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग करंट इन लूप एंड इंक्लूड द एरिया बाय द लूप, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दो डेफिनेशन हम आपको लिखवा देते हैं। इसमें आप लोग लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आप इसका डायमेंशन, यूनिट एंड क्वांटिटी जो लिख दी गई है वो आप लोग उसको नोट कर लेंगे। अभी आपने क्या देखा इसमें? अभी आपने इसमें ध्यान दिया है कि चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल में
आपको थोड़ा सा हम टैली कराते हैं। आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर थोड़ा सा हम हिंट आपको दें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे होता था। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होता था, यहाँ पर एक पॉजिटिव होता था, बीच की डिस्टेंस 2l। तो ये आप जो देख रहे हैं ये स्टार्टिंग का जो चैप्टर था उसमें था। तो इसका जो ये जो शेप देख रहे हैं आप 2l डिस्टेंस से -q + q, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऐसा ही यहाँ पर क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव। तो उसकी टाइप कौन बिहेव करता है। अगर ऐसी लंबाई की बात करें तो जो बार मैग्नेट है, मैग्नेट आपने देखी होगी इस टाइप की लंबी होगी, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो उसका बिहेवियर भी एकदम ऐसे होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। अब आ जाती है कि करंट लूप। करंट लूप भी क्या मैग्नेटिक डाइपोल है, क्या धारावाही लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल है। तो उसको अभी हम देखिए एक हेडिंग लेकर आए हैं, प्रूफ करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल है। तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी एक डाइपोल है। तो वो कैसे, वो इसके जस्ट अगला डेरिवेशन है। तो इन सब हम प्रूफ करेंगे कि डाइपोल कैसे हैं। डाइपोल का मतलब होता है जिसके दो पोल हों, एन और एस। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, आप आगे थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चक्कर लगा रहा है या ये लूप है ना, ये लूप है। तो इसके दो सिरे कहाँ हैं, जैसे ये इसके तो दो सिरे आपको समझ में आ रहे हैं, दो एंड समझ में आ रहे हैं, एक और दो। चुंबक के समझ में आ रहा है एक और दो, लेकिन इसमें आपको कहाँ, क्या आपको इसके दो सरफेस दिख रहे हैं? नहीं। तो आपने सिक्का देखा होगा, सिक्का में आपने अगर आपको हेड दिखेगा तो टेल नहीं दिखेगा, और टेल दिखेगा तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। तो अगर सामने वाला एन का काम कर रहा है तो उसके पीछे वाला एस, और सामने वाला अगर एन है तो पीछे वाला एस। तो सिक्के जैसा समझ लीजिए कि आपको इसके सामने वाला सरफेस दिख रहा है जो एक पोल है, इसके जो पीछे है वो दूसरा पोल है, ठीक है। तो ऐसे बिहेव करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लेंगे, आता है तो हो जाएगा। अब टॉपिक पे हम चलते हैं 4.10.2 प्रूव दैट। इसमें क्या करना है, प्रूव दैट करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हमें प्रूव करना है कि जो करंट लूप जो भी यहाँ दिखा रहे थे, करंट लूप कैसा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल टाइप बिहेव करता है। या हिंदी में कह सकते हो सिद्ध करो कि धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव के समान है या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। दोनों का मतलब एक ही है। तो इस वाले को हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी हेल्प लेते हैं विद्युत में। इन इलेक्ट्रिक, देखो ये हम क्यों बता रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अगर आपको उसका मतलब समझ में आएगा तो पढ़ने में मजा आएगा। और वो समझ में नहीं आया तो सीधा रट्टा लगाओगे, रट्टा लगाने का कोई विकल्प नहीं। रट्टा लगाकर आप नंबर तो अच्छे ला सकते हो, लेकिन आगे कंपटीशन में कभी फाइट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप समझिए, तैयार करने के साथ साथ समझना होता है। देखिए इलेक्ट्रिक में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, देखना ध्यान से, अगर ध्यान हो तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r। अच्छा r। अब हमने आपको आंसर दिया है, इसका कोई आप प्रश्न बता सकता है, क्वेश्चन ये है क्या, ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो। किसके कारण, तो ये P लगा है, P पहचान है विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किस पोजीशन में, दो पोजीशन आपको लिखवाया था, अक्षीय स्थिति और एक्सियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, बिल्कुल। तो ये इसकी हेडिंग में आपको बता दे रहा हूँ, ये है हाँ द्विध्रुव के कारण, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। अगर हम ऐसा ही दिखा पाए मैग्नेट में, बिल्कुल ऐसा ही दिखा पाए मैग्नेट में, तो सिद्ध हो जाएगा कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो देखो क्या आंसर आने वाला है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट आंसर यही मिल जाएगा आपको। देखना जहाँ ई है, विद्युत में जो काम ई का है वही मैग्नेट में किसका काम है, बी का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड है।
ये नियतांक है इलेक्ट्रिक का, ये विद्युत का नियतांक है। और चुंबक का नियतांक मैग्नेट का कांस्टेंट क्या पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 हम ये कंपैरिजन आपको पहले बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट ये है तो मैग्नेटिक का कांस्टेंट ये है। 2 है तो 2 लगा दीजिए। जो काम P का है वही काम मैग्नेट में किसका है, M का, क्योंकि P विद्युत द्विध्रुवागुण, M चुंबकीय द्विध्रुवागुण। क्लियर हो रहा है इतना तो यहाँ M डिस्टेंस है। बताइए इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, ये हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि हम इसकी तुलना करा रहे हैं, कंपैरिजन करा रहे हैं। किससे कंपैरिजन करा रहे हैं, विद्युत। तो विद्युत में आपने ये पढ़ा है तो चुंबक में आपका ये आने वाला है। तो इजी हो गया। अगर आप लोग इसको ध्यान रखते हैं तो इसके बेस पे इसको बनाया जा सकता है। अरे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट की जगह मैग्नेटिक का कांस्टेंट, P की जगह M, R की जगह, तो ये आने वाला है। तो इसमें देखिए ये एक्सिस पर था, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर पड़े हुए हैं, तो देखो हम जानते हैं क्या, डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। देखो जानते हैं, हम जानते हैं कि किसके कारण, धारा लूप के, इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, के कारण इसकी अक्ष पर, आप लोगों से ही पूछने वाला हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र, क्या कभी ये आया है डेरिवेशन? देखिए यस सर, धारावाही लूप या कुंडली के कारण इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। यस आप पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। कोई बताएगा इसका फॉर्मूला? यस बोलो। V बराबर म्यू नॉट I R स्क्वायर, वेरी गुड, आर स्क्वायर अपॉन 2 कोष्टक में R स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस X स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये था फॉर्मूला। अगर याद हो तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुआ करता था। 2 डेरिवेशन थे, एक उसके अक्ष पर, दूसरा उसके केंद्र पर, सेंटर पर और एक्सिस पर। तो एक्सिस वाला याद रखिए इसको, v इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेयर कौन चीज क्या है आप लोगों को याद होनी चाहिए। जो r है वो लूप की रेडियस है, लूप की रेडियस मतलब त्रिज्या, और x क्या है, लूप के केंद्र से अक्ष की डिस्टेंस। हाँ, लूप के केंद्र से जो अक्ष पर बिंदु होता था, अक्ष पर बिंदु की दूरी, तो ये होता था। ठीक है, अब हम इसको जो पिछला डेरिवेशन की हेडिंग मिटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम, बस खत्म होने वाला है डेरिवेशन। देखो थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें माननी है, बस 2 मिनट लगेगा। कुछ चीजें माननी है। देखो अच्छा, जैसे आपके पास 1000 रुपए है और 1 रुपए है, तो 1000 की तुलना में 1 रुपए क्या है, कुछ नहीं, बहुत कम है ना। तो जैसे हम कहते हैं लूप की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, लूप की रेडियस कितनी, 2 सेंटीमीटर, और जो अक्ष की हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम, पता चला 5 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर की तुलना में क्या है, नगण्य है ना। तो इसमें कौन है, तो ये x, हम मान रहे हैं कि x बहुत बड़ा है, x की जो एक्सिस है बहुत ज्यादा है, तो उसकी तुलना में लूप की रेडियस कैसी होगी, बहुत कम। तो इसकी तुलना में इसको क्या करने वाले हम लोग, छोड़ने वाले, नेग्लेक्ट कहेंगे। यदि एक्स स्क्वायर कैसा हो, बहुत बड़ा हो, तो हर से आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन अंश से नहीं, अंश बटे हर समझते ना, ये इसमें ये सारे स्क्वायर को नहीं छोड़ना है, मतलब इसका मान बहुत कम है इसकी तुलना में, इसको आपको छोड़ना है। तो बताओ कितना बचेगा, b इक्वल टू, ऊपर तो कुछ चेंजेस नहीं है, बस म्यू नॉट आई 2x आर स्क्वायर, स्मॉल आई लिखते हैं ना,
आर स्क्वायर अपॉन 2x r क्यूब 2। गौर से देखिए, इसको हम लोग कितना रखने वाले हैं? 0। बचा कौन? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पावर कितनी आएगी? 3/2। 2 से 2 कैंसिल, एक्स पावर कितना बचेगा? आप ध्यान रखिएगा, एक्स पावर 3। ठीक है, आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल एम लाने वाले हैं। एम लाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? आई और ए। गौर से देखो, क्या यहाँ पर आई है? इसकी जरूरत है केवल ए की। क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है लूप का? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर स्क्वायर दिख रहा है? किसकी जरूरत है? पाई की। पाई नहीं दिख रहा कहीं भी, तो क्या करो? पाई का गुणा और पाई का क्या करेंगे हम? गुणा भाग। बस हो गया। तो बी देखिए क्या लिखेंगे हम? म्यू नॉट आई, और क्या लिख देंगे बेटा? पाई स्क्वायर। पाई का गुणा और पाई का क्या कर दीजिए? भाग। ठीक है ना? और एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया? बोलो। लूप का क्षेत्रफल। अरे पाई आर स्क्वायर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ना। अब आप देखिए कि आई ये क्या बन गया यहाँ पर? लेकिन आई इंटू ए, हाँ, चुंबकीय द्विध्रुव गुण, यही तो एम है। तो B इक्वल टू, यही आंसर आपका। देखो, म्यू नॉट आई की जगह m अपॉन 2 पाई स्क्वायर कहाँ से आ गया है? Q है ना, तो 3 पावर है 2 कहाँ से आ गया? हाँ, ये आ गया। अब देखो इसमें यहाँ पर नियतांक क्या होना चाहिए? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4 पाई होना चाहिए। तो 2 की कमी है, क्या करो? 2 का फिर से गुणा भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? b इक्वल टू म्यू नॉट और कितना? 2m अपॉन 2 का गुणा करते हैं तो 2 का भाग कितना हो गया? 4 पाई। आ गया पिछला। ये टैली कर रहा है इससे। दिस इज टैली E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। देखो, E की जगह b है, इस कांस्टेंट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2p की जगह 2m है, r क्यूब की जगह x क्यूब है। तो देखिए, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव का। तो इस प्रकार से प्रूव होता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल, जो धारावाही लूप है, करंट लूप है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की टाइप बिहेव करता है। इतना सा डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है, लिख डालिए। इसमें करना क्या था? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है पहले से, ठीक है। इसमें आपको एक काम करना था, किसको नेग्लेक्ट करना था? आर स्क्वायर को। क्यों करना है वो हम तरीका बता चुके हैं, वहां तक पहुंच जाएंगे। अब आप देख पा रहे हो कि उसमें हमें एरिया नहीं मिल रहा, पाई चाहिए, तो पाई का ऊपर गुणा और भाग कर दीजिए। तो पाई मिल गया, पाई आर स्क्वायर एरिया बन गया। एरिया में हमें एम चाहिए, तो एम इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू ए। यहाँ तक पहुंच गए। 2 की कमी दिख रही है, तो 2 का फिर से गुणा भाग कर दीजिए आंसर। तो इसको 3-4 बार रिपीट करोगे, समझोगे कैसे आया है, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, तैयार कर लीजिएगा।